जाएगी थोड़ी 35-40 मिनट की, परेशान मत होइए। और इसके बाद जो है हम लोग कल क्लास करेंगे, जो भी क्लास होगी। आज 10 मिनट तो ऐसे ही लेट हो गया है। देखिए, हम लास्ट क्लास में ही बताए थे, हमने एक भूमिका बना दी थी और थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ने भी शुरू कर दिए थे। और वो दर्शन था अपना विटगेंस्टीन वाला। जब हम लोग विटगेंस्टीन को पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने एक कंपैरिजन भी किया था रसेल के साथ, क्योंकि रसेल भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं और एक बार रिवीजन भी हो गया है कुछ लोगों का। तो उसके साथ हमने कंपैरिजन किया और इसके बाद फिर विटगेंस्टीन की भूमिका बनाई कि किस आधार पर वो और किस वैचारिक धरातल पे हुए अपने विचारों को, अपने दर्शन को रख रहे होते। तो जैसा कि स्पष्ट किया पिछले क्लास में भी, और आज के क्लास में हम स्टार्टिंग में फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि विटगेंस्टीन एक लिंग्विस्टिक फिलोसफर थे। और जैसा कि अगर इनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देखेंगे, और बार बार हमने कहा भी है कई बार क्लासेस में, कि रसेल और मूर के ये समकालीन थे। और जो इन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, इसका वाइवा मूर और रसेल ने ही लिया था। तो स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी था विटगेंस्टीन के ऊपर। और बार बार रसेल पढ़ाते समय हमने कई बिंदुओं पर आप लोग को संकेत किया था कि आपको रसेल जैसे विचार विटगेंस्टीन में दिखाई दे रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से था, क्योंकि इनके समकालीन थे और विटगेंस्टीन के गुरु थे रसेल। तो रसेल के जो विचार थे वो निश्चित रूप से प्रभावित कर रहे थे विटगेंस्टीन को। और ट्रैक्टेटस में विशेष तौर पर, जिसको हम लोग पूर्वकालीन अर्ली विटगेंस्टीन के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें जो विचार प्रस्तुत किए गए थे ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, वो बहुत सारे विचार आपको प्रतीत होंगे कि रसेल के विचार तार्किक अणुवाद दर्शन से, लॉजिकल एटॉमिज्म से मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। और इसकी चर्चा हम करेंगे भी जब हम पढ़ा रहे होंगे। एक एक चीज हम स्पष्ट करेंगे, तो जहां जहां आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी उसकी चर्चा हम करेंगे आपके साथ। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक सारी चीजों को कर रहे हैं, वो खुद भी एक कंपैरिजन उनके माइंड में, मनोमस्तिष्क में चलता रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होने लगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि अगर ऐसा होने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि अवधारणा आपकी स्पष्ट हो रही है। आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, कि जब कंपैरिजन होने लगता है किसी चीज को पढ़ते पढ़ते, आप चीजों को देख पाते हो, तुलना कर पाते हो, और उसमें से कुछ निकाल पाते हो अपने निहितार्थ को। तो समझ लीजिए कि पढ़ने के नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो। तो वो वक्त के साथ आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब है, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि समय लेगा, थोड़ा समय लेगा, तो आएगा निश्चित रूप से। अगर अवधारणाओं को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे पिछली वाली क्लास विटगेंस्टीन की, तो हमने स्पष्ट किया था कि जो विटगेंस्टीन लिंग्विस्टिक फिलोसफर थे, उन्होंने जो ट्रैक्टेटस में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, और इसके बाद फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में जो अपने विचारों को प्रस्तुत किया, इसको दो भागों में करके देखा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं पूर्वकालीन विटगेंस्टीन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली विटगेंस्टीन, और दूसरे को कहते हैं हम लोग उत्तरकालीन विटगेंस्टीन। ठीक है, लेटर विटगेंस्टीन। इस दो भागों में बांटकर देखा जाता है। और इसके पीछे क्या कारण था, इसको भी पिछले क्लास में स्पष्ट किया गया था। थोड़ी सी भूमिका हम बना देंगे कि आरंभिक तौर से ट्रैक्टेटस में जो विचार विटगेंस्टीन प्रस्तुत कर रहे थे, वह विचार था कि भाषा का एक तार्किक स्वरूप संभव है, जैसा रसेल मान के चल रहे थे। वही विचार वो ट्रैक्टेटस में प्रस्तुत कर रहे थे, यानी भाषा को एक तार्किक स्वरूप में वो स्ट्रक्चर्ड कर रहे थे, और उसी तार्किक स्वरूप के माध्यम से वो जगत को व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे थे। यानी उस तार्किक स्वरूप और उसका जगत के साथ क्या संबंध होगा, कैसे रिलेशन होगा, कैसे वह तार्किक स्वरूप जो भाषा का है, वह किस प्रकार जो है अपने आप जगत को व्याख्यायित करने में सक्षम हो पाएगा, इन सारी चीजों को व्याख्यायित करने का प्रयास ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में कर रहे थे। जबकि जब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में वो आते हैं, उत्तरकालीन विटगेंस्टीन में आते हैं, तो उनके विचार बदल जाते हैं।
और उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन में वो क्या कहते हैं कि उत्तरकालीन में कहते हैं कि जिस प्रकार से ये तार्किक स्वरूप की मांग की जा रही है, जिस प्रकार की तार्किकता की मांग भाषा से की जा रही है, उस प्रकार की तार्किकता की मांग न्याय संगत नहीं है। इस तरह की मांग के द्वारा हम कभी भी जगत को व्याख्यायित नहीं कर सकते, कभी भी हम इस तरह की मांग को पूरा नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को वो स्पष्ट करते हैं और सामान्य साधारण भाषा पे अपने झुकाव को ले जाते हैं और सामान्य साधारण भाषा के महत्व को रेखांकित करने लगते हैं और इवन यहाँ तक कहते हैं कि तमाम तरह की जो दार्शनिक और व्यवहारिक समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही होती हैं, उनके पीछे यही होता है कि हम एक विशिष्ट प्रकार से विशिष्ट ढंग से सोचने लगते हैं, विशिष्ट प्रकार की भाषा के स्वरूप की व्याख्या करने लगते हैं और विशिष्ट प्रकार के भाषा के की एक संरचना करने लगते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की एम्बिगिटी, अस्पष्टता हमारे सामान्य व्यवहारिक जीवन और दार्शनिक जीवन में आने लगती है और इसी के कारण हम तमाम तरह की दार्शनिक समस्याओं में उलझ जाते हैं। इसलिए वो सामान्य साधारण भाषा पर जोर देने लगते हैं उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन यानी लेटर विटगेन्स्टीन में और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी सामान्य साधारण भाषा हमारे व्यवहारिक जीवन के कार्यों को संपादित करने में सक्षम है। इसलिए जिस प्रकार की तार्किकता या जिस प्रकार के तार्किक स्ट्रक्चर वाली भाषा की मांग ट्रैक्टेटस में की जा रही है, वह आवश्यक नहीं है और न तो संभव है। इस प्रकार का एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं वो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। जबकि जब आप लोग को हम रसेल पढ़ा रहे थे, तब हमने साफ स्पष्ट किया था कि रसेल इस प्रकार का कोई जो है डिफरेंस नहीं कर रहे होते हैं और इस तरह का कोई अप्रोच नहीं लेते हैं। वो हमेशा अपने विचारों में ये मान कर चलते हैं कि भाषा का एक तार्किक स्वरूप संभव है। वह इस चीज को मान कर चल रहे होते हैं और कहते हैं कि जो भी अस्पष्टता या जो भी विरोधाभास, जो भी एम्बिगिटी हमारे सामान्य साधारण भाषा में आती है, उसके स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है कि हम भाषा के तार्किक स्वरूप को स्पष्ट कर सके। और यह तार्किक स्वरूप कैसे स्पष्ट होगा? वो कहते हैं कि भाषा का जो आदर्श स्वरूप है, तार्किक स्वरूप है, उसकी तार्किक संरचना के विश्लेषण से हम इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं और इस स्पष्टीकरण से जो भी हमको जो सरलतम प्राप्त होता है, उससे हम जगत को व्याख्यायित कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से वो कहीं पे भी उस तरह का अप्रोच नहीं लेते जैसा कि विटगेन्स्टीन ले रहे होते। तो ये एक डिफरेंस, एक कंपैरिजन आप लोग को आरंभिक तौर से हमने पिछले वाले क्लास में भी दिया था और इस क्लास में भी दे दिया कि किस प्रकार से इनका जो अर्ली विटगेन्स्टीन है और जो लेटर विटगेन्स्टीन है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस प्रकार से रसेल के साथ अगर कंपैरिजन करें तो विटगेन्स्टीन की स्थिति रसेल से किस प्रकार से डिफरेंशिएट होती है, किस प्रकार से अलग होती है। इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण पिछले क्लास में भी दिया गया, वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा और इस क्लास के आरंभिक इन कुछ क्षणों में भी हमने आपको प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि पिछले क्लासेस में बार बार स्पष्ट किया गया है कि चाहे हम पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन को लेके चले, चाहे हम उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन को लेके चले, दोनों प्रकार के जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे विटगेन्स्टीन के द्वारा, चाहे वो पूर्वकालीन यानी ट्रैक्टेटस में प्रस्तुत किए जा रहे थे और चाहे वो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रस्तुत किए जा रहे थे, दोनों में केंद्र बिंदु क्या बना हुआ था? भाषा और जगत का संबंध, यही केंद्र बिंदु के रूप में बना हुआ था। ठीक है, स्पष्ट है? भाषा और जगत का संबंध यही केंद्र बिंदु के रूप में बना हुआ था। लेकिन डिफरेंस कहां पैदा हुआ कि जिस प्रकार अर्ली विटगेन्स्टीन में हम देखते हैं कि भाषा के स्वरूप को लेकर उनका जो विचार था और जिस प्रकार फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भाषा के स्वरूप को लेकर उनका विचार था, दोनों में एक अंतर पैदा हुआ। दोनों में जो अप्रोच था उनका वो बदल गया। जहां ट्रैक्टेटस में एक तार्किक, एक आदर्श भाषा की संरचना, उसको स्ट्रक्चर्ड करने में वो अपनी एनर्जी को लगा रहे थे, ऊर्जा को लगा रहे थे, वही जब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं
तो कहते हैं कि इस प्रकार की तार्किकता की मांग भाषा से करना न्याय संगत नहीं है और न ही संभव है, इसलिए हमें अपने सामान्य साधारण भाषा पर ही एम्फेसिस करना चाहिए। यानी भाषा के स्वरूप को लेकर उनके अप्रोच में परिवर्तन हुआ, ट्रैक्टेटस से लेके फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। तो अभी जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, जो पिछले क्लास में भी कुछ स्पष्ट किया गया था, वो था कि जो विचार उन्होंने ट्रैक्टेटस में प्रस्तुत किया, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, उस विचार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहीं से स्टार्ट करके आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग के पास अभी 15-20 मिनट बाकी है, उसमें हम लोग इसके ट्रैक्टेटस वाले पार्ट को खत्म कर दें और इसके बाद कल के क्लास में हम लोग फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पर जाएंगे और उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कल हमने बताया था, जिन लोगों का एमए प्रीवियस का एग्जाम है, उनमें एक पेपर है एनालिटिकल फिलॉसफी, एनालिटिक फिलॉसफी करके दिया है। एनालिटिकल फिलॉसफी होना चाहिए, विश्लेषणात्मक दर्शन। उसमें जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम डील कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पेपर में अच्छा मार्क्स लाइए। आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली सबके मार्क्स खराब होंगे उस पेपर में, क्योंकि वो पेपर टफ होता है। लेकिन चूंकि आप लोग को सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, रसेल भी पढ़ाया जा रहा है, विटगेंस्टीन भी पढ़ाया जा रहा है, अभी 2-3 टॉपिक और भी पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले, तो ये पेपर आप लोग का अच्छा होना चाहिए, इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल आप लोग से उम्मीद है कि इसमें मार्क्स आप लोग के अच्छे आने चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इन वीडियोस को आप सुनिए बार बार और प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स हमको दिखा दीजिए और इसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल पिछले वाले क्लास में भी हम लोग ने स्टार्टिंग में ये चर्चा की थी कि एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस के आरंभ में जगत के संदर्भ में, और इसको एज इट इज आईएएस में टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है बार बार कि जगत वस्तुओं की नहीं तथ्यों की समग्रता है। अंग्रेजी वाले छात्रों के लिए वर्ल्ड इज नॉट टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बट टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स, ऐसे करके दिया होता है और इस पे कमेंट करने के लिए कहता है। ये प्रश्न बहुत पेट प्रश्न है, आईएएस का बार बार पूछता है। आरंभिक रूप से ट्रैक्टेटस में इसी वक्तव्य को स्पष्ट कर रहे होते हैं विटगेंस्टीन, जगत की व्याख्या के संदर्भ में। और जैसा हमने पिछले भी क्लास में स्पष्ट किया है, पुनः हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ऐसा वह क्यों कह रहे होते हैं। और जो लोग एमए थर्ड ईयर की क्लास में मेरे रहे होंगे उनको तो स्पष्ट होगा ही, क्योंकि ये बार बार हम लोग ने बार बार इसको पढ़ा है, बार बार इसको समझा है कि ऐसा वो क्यों कह रहे होते हैं। देखिए, इसके पीछे जो उनकी अवधारणा थी, स्पष्ट करते हुए विटगेंस्टीन कहते हैं कि सामान्य तौर पे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम इस जगत के संपूर्ण वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर लें तो हमें जगत की जानकारी प्राप्त हो जाए। सामान्य तौर पे हम ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन यही एक ट्विस्ट पैदा करते हैं विटगेंस्टीन, और वह कहते हैं कि अगर हमें जगत के समस्त वस्तुओं की जानकारी हो भी जाए तो भी हम जगत को संपूर्णता में नहीं जान सकते, हम नहीं जान पाएंगे अगर जगत के समस्त वस्तुओं की जानकारी हमें हो भी जाए। यही ट्विस्ट पैदा करते हुए विटगेंस्टीन कहते हैं कि वस्तुतः जगत की संपूर्णता में जानकारी के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि वस्तुओं की व्यवस्था क्या है। जगत की संपूर्णता में जानकारी के लिए, यानी वर्ल्ड की टोटलिटी में जानकारी के लिए, हमें यह जानना आवश्यक है कि वस्तुओं की व्यवस्था क्या है, यानी जो ऑब्जेक्ट हैं वह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, यह जानना आवश्यक है हमारे लिए। और जो ये वस्तुओं की व्यवस्था है या वस्तुएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, यह क्या है, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है, एक वस्तु स्थिति है। और वस्तु स्थिति का होना ही तथ्य है, फैक्ट्स है। इसलिए वो कहते हैं कि जगत वस्तुओं की नहीं अपितु तथ्यों की समग्र। ठीक है, जैसे जो लोग हाई स्कूल में वो पढ़े होंगे ना थ्योरम, जैसे रेखा गणित में थ्योरम होता है, उसी तरह वो सारी चीजों को कह रहे होते हैं गणितीय तरीके से।
ठीक है, कि जगत वस्तुओं की नहीं बल्कि तथ्यों की समग्रता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जगत को संपूर्णता में जानने की कोशिश करें और जगत की समस्त वस्तुओं को जान भी लें, तो जगत की संपूर्णता में जानकारी संभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि जगत की संपूर्णता में जानकारी के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि जगत की वस्तुएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, जगत के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वह किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इनका एक दूसरे से रिलेटेड होना ही क्या है, वस्तुओं की एक व्यवस्था है। और यह वस्तुओं की व्यवस्था ही क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वस्तु स्थिति है। और स्टेट ऑफ अफेयर्स वस्तु स्थिति का होना ही क्या है, तथ्य है, फैक्ट्स है। इसलिए अगर हम वस्तुओं के एक दूसरे की से संबंधित होने की समस्त स्थितियों को जानने की स्थिति पैदा कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी को हम पैदा कर दें, तो इसका मतलब है कि हम जगत की जानकारी संपूर्णता में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर जगत को संपूर्णता में जानना है तो हम वस्तुओं को जानकर नहीं बल्कि वस्तुओं की व्यवस्था को जानकर हम जगत की संपूर्णता में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी सेंस में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और वक्तव्य दिया कि जगत वस्तुओं की नहीं अपितु तथ्यों की समग्रता है। ठीक है, इसको 3-4 बार मैंने दोहरा दिया, इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियोस तो आप लोग सुन ही लीजिएगा। अभी हम फिर 1-2 बार 3 बार दोहराएंगे, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आप लोग जहां पर भी बैठे हों, कुछ लोग टेबल कुर्सी पे बैठे होंगे, कुछ लोग अपने बेड पे होंगे, कहीं पे भी होंगे, तो आप लोग के समक्ष जो भी चीज हो, मान लीजिए आपके समक्ष नोट्स है और आपके पास एक पेन है, तो आप देखिए कि अगर कुछ सभी लोग अपने दाहिने तरफ जो है नोट्स को रख लें, अपने बाएं तरफ जो है पेन को रख लें, तो आप देखिए कि ये क्या होगा, एक वस्तु स्थिति होगी। क्योंकि आप ये डिफाइन कर रहे हो ना, आप ये डिफाइन कर रहे हो कि आपके समक्ष जो पुस्तक रखी है या जो नोट्स रखा है वह आपकी दाहिनी तरफ रखा है, और जो कलम रखी है वो आपकी बाएं तरफ रखी है। एक व्यवस्था को आप बता रहे हो ना, एक वस्तु स्थिति को बता रहे हो, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स को बता रहे हो कि किस प्रकार ये वस्तु एक दूसरे से संबंधित है। आप यही कहोगे ना, आप कहोगे कि जो नोट्स रखा है उसके बाएं तरफ क्या रखा है, कलम रखा है, कलम के दाहिनी तरफ क्या रखा है, नोट्स रखी है। आपके समक्ष दाहिनी तरफ क्या रखा है, नोट्स रखा है, आपके समक्ष बाईं तरफ क्या रखा है, कलम रखी है। तो आप जब देख रहे हो यहां से, तो आप एक वस्तु स्थिति को डिफाइन कर रहे हो ना, आप एक वस्तु स्थिति को डिफाइन कर रहे हो। यह जो वस्तु स्थिति है यही क्या है, फैक्ट्स है। क्योंकि फैक्ट्स क्या है, वस्तु स्थितियों का होना है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो आप इस फैक्ट्स को डिफाइन कर रहे हो कि ये वस्तुएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, तो ये एक फैक्ट्स हो गया ना। लेकिन आप यही करो कि अभी स्थिति ठीक पलट दो, यानी कलम को दाहिनी तरफ रख दो और जो नोट्स या पुस्तक है उसको बाईं तरफ रख दो, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स बदल गया, बदला कि नहीं बदला, स्टेट ऑफ अफेयर्स बदल गया ना, समझे सभी लोग, स्टेट ऑफ अफेयर्स बदला। क्योंकि जी अब सर। चीजें, अब जो वस्तुएं संबंधित है उनका संबंध उसमें डिफरेंस आ गया। अब जो है कलम के दाहिनी तरफ जो है नोट्स हो गया और नोट्स के बाईं तरफ जो है कलम हो गई। तो इस प्रकार एक नई वस्तु स्थिति पैदा हो गई। तो आप देख रहे हैं कि वस्तुओं के एक दूसरे से संबंधित होने की भी अनंत संभावनाएं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। इसीलिए आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि जगत की संपूर्णता में जानकारी संभव नहीं। यह स्पष्ट हो रहा है विटगेन्स्टाइन के विचारों से। क्योंकि जो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इनकी एक दूसरे से संबंधित होने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, और कोई भी इन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जान नहीं सकता। इसलिए संपूर्णता में जगत की जानकारी संभव नहीं है। लेकिन अगर जगत की जानकारी संपूर्णता में जाननी भी है तो हम वस्तुओं को जानकर नहीं जान पाएंगे, बल्कि किसको जान पाएंगे, वस्तुओं की व्यवस्था को जानकर जान पाएंगे। और वस्तुओं की व्यवस्था क्या है, वस्तु स्थितियों का होना है, और वस्तु स्थिति क्या है, तथ्यों का होना है। इसलिए जगत वस्तुओं की नहीं अपितु तथ्यों की
समग्रता है। इसी सेंस में वह विटगेंस्टीन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस के आरंभिक विचारों में यह